हेलो एवरीवन। तो इसके लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 7 के नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मूड डिसऑर्डर के पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। मूड डिसऑर्डर क्या होता है, हमने देखा था मूड क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, डिसऑर्डर का मीन्स क्या होता है। फिर हमने मूड डिसऑर्डर की डिफिनीशन देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि मूड डिसऑर्डर में मूड चेंज होना उसका प्राइमरी फीचर होता है। फिर हमने देखा था कि मूड डिसऑर्डर में 2 फेज आते हैं, एक्साइटमेंट और डिप्रेशन। फिर हमने मूड डिसऑर्डर के टाइप्स देखे थे। हमने इसके टाइप्स देखे थे कि मूड डिसऑर्डर 2 टाइप्स का होता है, एक यूनिपोलर दूसरा बाईपोलर। फिर यूनिपोलर के टाइप्स हमने देखे थे कि यूनिपोलर डिप्रेशन होता है, यूनिपोलर मैनिया। बाईपोलर में हमने देखा था बाईपोलर फर्स्ट, बाईपोलर सेकेंड और साइक्लोथेमिया। हालांकि हमारे सिलेबस में यूनिपोलर डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ बाईपोलर डिसऑर्डर ही है। फिर हमने यूनिपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स को डिटेल्स में देखा था। बाईपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स को देखा था कि बाईपोलर फर्स्ट क्या होता है, बाईपोलर सेकेंड क्या होता है, साइक्लोथेमिया क्या होता है। आज हम देखेंगे कि इटियोलॉजी या कॉजेज क्या होते हैं मूड डिसऑर्डर के। तो पहला होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिकली जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा रिस्क होता है मूड डिसऑर्डर होने का। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मीन्स एक एक मतलब एक ओवा जो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ था और फिर वो स्प्लिट हो जाता है दो जाइगोट में स्प्लिट हो जाता है, उससे जो ट्विंस आते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मूड डिसऑर्डर होने के। वो 100% जीन शेयर करते हैं जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। और डाइजाइगोटिक ट्विंस मीन्स मतलब 2 एग यानी 2 ओवा 2 अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और तब जो ट्विंस बनते हैं वो डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें एक ओवा या एक ही एग जो होता है एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद वो 2 जाइगोट में स्प्लिट हो जाता है, तो उसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं और जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मूड डिसऑर्डर होने का। दूसरा बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर जैसे कि सीरोटोनिन हो गया। बायोकेमिकल फैक्टर्स में जैसे कि सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, ये सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर इम्बैलेंस या डिस्टरबेंस हो जाता है, किसी का हाइपोसिक्रेशन या हाइपर जो हो जाता है, उस कंडीशन में भी मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। डोपामिन जैसे कि हैप्पीनेस हार्मोन होता है, तो अगर डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो मैनिया की कंडीशन। फिर सीरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह का लेवल अगर ज़्यादा या कम हो जाएगा तो डिप्रेशन या मैनिया की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। तो बायोकेमिकल फैक्टर्स ये हो गए। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे, वीक ईगो, किसी का ईगो वीक है, ये बार बार कोई किसी काम को करता है, बार बार फेल हो रहा है, न्यूमरस फेलियर्स। लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट, आपकी जो फेवरेट चीज़ अगर उसका लॉस हो जाए, वो आपसे दूर हो जाए, अलग हो जाए। या इनएडिक्वेट कोपिंग स्किल, आपके अंदर कोपिंग स्किल नहीं है कि आप अपना बचाव नहीं कर पा रहे हो, वो एक्सट्रोवर्ट हो आप, या ओबेशनल या एनर्जियस पर्सनालिटी किसी की, या किसी की लाइफ में पास्ट इवेंट ऐसा हो गया जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो उनको भी मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या देखा हमने, किसी का ईगो जो वीक है, या कोई बार बार किसी चीज़ में फेल होता जा रहा है तो मूड डिसऑर्डर हो सकता है। किसी की कोई फेवरेट चीज़ है उसका लॉस हो गया, तो ये किसी की कोपिंग स्किल है वो अच्छी नहीं है। या जो एक्सट्रोवर्ट है जिसकी पर्सनालिटी कैसे एनएक्जियस, वो हर छोटी छोटी बात में एनएक्जियस होने लगता है, एनजाइटी फील करता है। या किसी की लाइफ में पास्ट इवेंट ऐसा हो गया जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसको मूड डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक फैक्टर जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, अगर हमारे हार्मोन्स में बार बार चेंजेस होगा तो हाइपर सिक्रेशन होगा या हाइपो सिक्रेशन होगा तो मूड डिसऑर्डर हो सकता है। अगर इन बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो हो सकता है। ब्रेन लेसेंस, ब्रेन में अगर लेसेंस वगैरह बन रहे हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है ज़्यादा ही, उससे भी हो सकता है। जैसे विटामिन्स की डिफिशियंसी, मिनरल्स की डिफिशियंसी, इनकी डिफिशियंसी ज़्यादा हो रही, तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा है तो हो सकता है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो मेन ही होते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, नर्वस सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस है, डिसऑर्डर हुआ, तो मूड डिसऑर्डर होना ही है। अगर हम कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिसके हमें साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उस साइड इफ़ेक्ट से मूड डिसऑर्डर हो रहा है। तो एटियोलॉजी या काजेज में हमने पहले देखा जेनेटिक फैक्टर्स, फिर हमने देखा बायोकेमिकल फैक्टर्स कैसे कॉज करते हैं, फिर हमने देखा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे कॉज करते हैं, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक फैक्टर्स कैसे कॉज करते हैं मूड डिसऑर्डर को। तो ये इनकी एटियोलॉजी हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन ICD-10 के अकॉर्डिंग होता है। इस पर लिखा नहीं है बट आप नोट कर लीजिए, ICD-10 के अकॉर्डिंग। मतलब ICD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज।
10 के अकॉर्डिंग मूड डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया है F30 से लेकर F39 तक। तो F30 से F39 तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मूड डिसऑर्डर के बारे में, या मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, या यूनिपोलर डिसऑर्डर, बाईपोलर डिसऑर्डर, ये सब इसी के नाम हैं। तो अगर F30 मेंशन है तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अगर F30 मेंशन है तो हम पढ़ रहे हैं मैनिक एपिसोड के बारे में। और अगर F31 में हम किसके पढ़ेंगे? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। F32 में हम पढ़ेंगे डिप्रेसिव एपिसोड्स क्या होते हैं। F33 में हम पढ़ेंगे रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड डिसऑर्डर क्या होते हैं, बार बार डिप्रेशन के एपिसोड्स आने रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। फिर F34 परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर क्या होगा। F38 में हम पढ़ेंगे अदर मूड डिसऑर्डर क्या होगा। F39 में हम पढ़ेंगे अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर क्या होगा। तो इन ओवरऑल हम F30 से F39 तक में सिर्फ मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन ICD-10 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो हर जगह वैलिड होता है। ICD-10 यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले F30 यानी मैनिक एपिसोड यानी मैनिया के बारे में पढ़े। तो मैनिया के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम मैनिया टॉपिक पूरा कवर करेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।